हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आईसीई एंड केवी कंपटीशन क्लासेस में। आज का हमारा वीडियो है क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का महत्व। इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले पोस्ट कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारे वीडियोस आपको 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज को पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। आप इन वीडियोस की हेल्प से अपने लिए मैक्सिमम मार्क्स पॉसिबल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमने प्री लिबरलाइजेशन एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आगे हम बात करते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रेजेंट सिनेरियो में बिजनेस का मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस कैसे क्या हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, देखिए आप स्क्रीन के ऊपर, पहला पॉइंट है हमारा टू फेस कंपटीशन। इंपॉर्टेंस जो है हमारा मैनेजमेंट का पहला किस कारण से है, ताकि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन को फेस कर सके। किस तरह समझते हैं इसको हम, देखिए आज के टाइम पर बिजनेस का चाहे कोई सा भी एरिया हो, हर एरिया अपने आप में एक कॉम्पिटिटिव एरिया हो गया है। आज के टाइम में बिजनेस का चाहे कोई सा भी एरिया हो, हर एरिया अपने आप में क्या हो गया है, कॉम्पिटिटिव हो गया है। और ये जो कंपटीशन है ये हमारे विद इन कंट्री के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन केवल उन्हीं से नहीं हुआ है, कंट्री के बाहर के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी वजह से भी ये कंपटीशन डेवलप हो गया है। तो इन टुडेज टाइम एवरी बिजनेस एरिया हैज बिकम कॉम्पिटिटिव। दिस competitiveness has not only been made by internal organizations but also from the external organizations। क्लियर है यहाँ तक? अब सिचुएशन ये बन गई, कंपटीशन बढ़ गया, इंटरनल से नहीं एक्सटर्नल से भी है। तो जरूरी क्या है, तो जरूरी ये है कि इस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव बनाना मैनेजमेंट का मेन काम हो जाता है। सो in such a situation the main task of management is making the organization competitive। मैनेजमेंट का मेन काम क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव बनाना। और कॉम्पिटिटिव बनाने से मतलब क्या है, कंपटीशन को फेस करने से मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ज्यादा से ज्यादा हो और उनको कम से कम प्राइस पर किसको, कस्टमर्स को, सोसाइटी को प्रोवाइड करवाया जाए। टू फेस कंपटीशन इट इज नेसेसरी दैट क्वालिटी प्रोडक्ट्स शुड बी मैन्युफैक्चर्ड एंड प्राइसेस आर आल्सो कंपैरेटिवली लो। प्राइसेस भी क्या होनी चाहिए, कंपैरेटिवली लो होनी चाहिए। और ये सारी चीजें केवल किसके थ्रू पॉसिबल है, ऑल दीज आर पॉसिबल ओनली थ्रू मैनेजमेंट। So it is possible only through management। क्लियर, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का, देखिए सेकंड इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्या है मैनेजमेंट का सेकंड इंपॉर्टेंस, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब संसाधनों का विकास। देखिए किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर वो कंट्री या वो ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, डेवलप होना चाहती है, अगर वो कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होना चाहती है तो उसके लिए जरूरी क्या है कि वो अपने रिसोर्सेज को भी डेवलप करे। क्या जरूरी है उसके लिए, कि वो अपने रिसोर्सेज को भी डेवलप करे। अब देखिए डेवलपमेंट इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आपको अपने उत्तराधिकार में, अपने सक्सेशन में कितने रिसोर्सेज मिले हैं। डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आपने अपनी बिहाफ पर, अपने एफर्ट से कितने रिसोर्सेज को डेवलप किया है। द डेवलपमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन डज नॉट डिपेंड
on how much resources it receives in the succession, but depends on how much resources it has developed itself. ऑर्गेनाइजेशन के डेवलप होने का मतलब क्या है? ये नहीं है कि उसने रिसोर्सेज जो मिले हैं उसको वो अपने सक्सेशन में कितने मिले हैं। मतलब किससे है यहाँ पर इसका मतलब है कि इसने अपने आप से कितने रिसोर्सेज को डेवलप किया है। इसी वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने रिसोर्सेज को डेवलप करने में मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। सो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर? तो ये आपका सेकंड पॉइंट कंप्लीट है। चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ बीच में अगला पॉइंट शुरू करने से पहले कि आप लोग अपने नोट्स तैयार करते रहेंगे। किसी भी कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा पॉइंट नंबर 3। देखिए, हमारा पॉइंट नंबर 3 है प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब जैसे कि हमने सेकंड पॉइंट में क्या पढ़ा था? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो बात क्या है बेटा कि केवल रिसोर्सेज को डेवलप करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। डेवलप तो हमने कर लिए, लेकिन केवल डेवलप करने से कुछ नहीं होगा। जरूरी क्या है कि उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी पॉसिबल हो सके। जब तक वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होंगे उनको डेवलप करने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन से ही आपके द्वारा डेवलप किए गए रिसोर्सेज की एफिशिएंसी, उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सकता है। ओनली डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, but their proper use is also important for an organization। देखिए, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज की क्वांटिटी तो लिमिटेड है, ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज पॉसिबल नहीं है। रिसोर्सेज सबके पास क्या होते हैं? लिमिटेड। और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को क्या करना है? अलग अलग जगह पर यूटिलाइज करना है। ऑल्टरनेटिव वेज में हम उनको अलग अलग जगह यूटिलाइज करेंगे, उनको किया जाता है। अब जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि उन रिसोर्सेज को वहां पर यूटिलाइज किया जाए जहां से प्रोडक्शन में उनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पॉसिबल हो सके। सो सिंस द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज इज लिमिटेड एंड दे कैन बी यूज्ड in various alternative works, so it is necessary that resources should be used in those areas where their contribution is highest। clear? इसी में कंटिन्यू करते हैं। अब मैनेजमेंट जो है वो ये तो इंश्योर करता ही है कि कहां पर इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन पॉसिबल होगा, साथ में ये भी इंश्योर करेगा कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने के साथ इनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कहाँ होगा, ये भी मैनेजमेंट ही इंश्योर करता है। तो मैनेजमेंट नॉट ओनली इंश्योर्स दैट वेयर दीज रिसोर्सेज विल बी यूज्ड इन एप्रोप्रिएट मैनर, बट इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट देयर इज इफेक्टिव यूज ऑफ देम। ये है आपका थर्ड इंपॉर्टेंस। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की, जो कि हमारा फोर्थ, और उसका नाम है इनोवेशन एंड इट्स यूज। नव प्रवर्तन एवं उसका उपयोग। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनोवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम उसका हर एरिया में मल्टीपल डेवलपमेंट अगर हम चाहते हैं तो जरूरी क्या है कि उसके द्वारा इनोवेशन किया जाए और उस इनोवेशन को यूज भी किया जाए। इनोवेशन एंड इट्स यूज इन टुडेज एरा इज एसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इनोवेशन का मतलब क्या है वो देखते हैं। इनोवेशन का मतलब है नए नए प्रोडक्ट्स बनाना, नए नए आइटम्स को बनाना, नए प्रोडक्शन के मेथड्स को ढूंढना, न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। जैसे अब तक लोग पहले फेट बेस्ड सोप को यूज करते थे, अब किस तरह के सोप्स आ गए? फ्लेवर्ड सोप्स आ गए, इनोवेशन हो गया।
फैट बेस्ड सोप यूज करने में हाथ भी करते थे, परेशानी होती थी। इनोवेशन हुआ, बढ़िया फ्लेवर्ड खुशबूदार सोप आ गए मार्केट में, जिनको यूज करने में भी इजी हो जाता है हमारे लिए। आज हम मोबाइल फोन्स यूज करते थे, पहले वो कीपैड फोन्स आते थे। अब इनोवेशन के थ्रू क्या किया गया, इन मोबाइल फोन्स को मिनी कंप्यूटर में कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको यूज करें, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो सके। पहले डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, फिर होलसेलर खरीदेगा, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर पहुंचाएगा कस्टमर को। यही था। आज इस चीज की जगह किसने ले ली है कि मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, डायरेक्टली ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू डायरेक्ट कस्टमर को सप्लाई कर रहा है, कॉस्टिंग कम हो रही है उससे। तो ये सब क्या है, इनोवेशन के नए नए तरीके हैं। इनोवेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाना। द प्राइमरी एम ऑफ इनोवेशन इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू कस्टमर। अब इस इनोवेशन की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस कहां से आ गया, तो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस यहां से आ गया भाई, क्योंकि मैनेजमेंट के बिना ये इनोवेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनोवेशन की सारी एक्टिविटीज ओनली एंड ओनली मैनेजमेंट के थ्रू ही पॉसिबल होती है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट इन द इनोवेशन। मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इनोवेशन बिकॉज बाय दिस ऑल द एक्टिविटीज ऑफ इनोवेशन आर अकम्प्लिश्ड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जितना ज्यादा इनोवेशन पे ध्यान देगी उतनी ही ज्यादा वो भविष्य में अग्रणी मतलब फ्यूचर में ग्रोथ करेगी और उतना ही ज्यादा वो सक्सेसफुल होगी। द मोर अटेंशन इज गिवन बाय मैनेजमेंट ऑन इनोवेशन, द मोर फ्यूचरिस्टिक एंड सक्सेसफुल द ऑर्गेनाइजेशन इज। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। इंपॉर्टेंस का 5th पॉइंट है हमारा सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। कौन कौन से? एक तो अपने आप को मार्केट में सर्वाइव करवाना, ग्रोथ करना और प्रॉफिट कमाना। ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स आपस में लिंक्ड हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। एन ऑर्गेनाइजेशन मेनली हैज 3 ऑब्जेक्टिव्स, जैसे एग्जिस्टेंस, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एंड दीज 3 ऑब्जेक्टिव्स आर म्यूचुअली डिपेंडेंट। कैसे है वो म्यूचुअली डिपेंडेंट? क्योंकि देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कब कर पाएगी, जब वो मार्केट में एग्जिस्टेंस होगी, सर्वाइव करेगी तभी तो ग्रोथ कर पाएगी। अगर उसका मार्केट में एग्जिस्टेंस ही नहीं है, आप कहीं पर हो ही नहीं, तो ग्रोथ कैसे करोगे? तो ग्रोथ के लिए जरूरी क्या है? एग्जिस्टेंस होना, सर्वाइवल होना। और प्रॉफिटेबिलिटी कब बढ़ेगी? जब ग्रोथ होगी, इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी आपस में अपने आप बढ़ रही है। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव आपस में क्या है ऑर्गेनाइजेशन के? ये तीनों के तीनों आपस में म्यूचुअली डिपेंडेंट है। देखिए मैनेजमेंट क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वेरियस रिसोर्सेज है, जैसे मान लो रॉ मटेरियल है, फ्यूल है, या कोई और मटेरियल है, या ह्यूमन रिसोर्स है, इन सब के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है और इन रिसोर्सेज को प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके इनको एक नए प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट एंश्योर्स दैट द एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? बाय एस्टेब्लिशिंग प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज सच एज रॉ मटेरियल, फ्यूल एंड मटेरियल्स एंड कन्वर्ट these resources into products and services. Clear? ये आपका 5th पॉइंट कंप्लीट है, आपको समझ में आया होगा, नोट्स आप बना रहे होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे 6th इंपॉर्टेंस की तरफ, जो कि क्या है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देखिए किसी भी कंट्री को डेवलप करने में या किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। मैनेजमेंट
is a major contributor to the economic development of a country. इस regards या in this regard माइकल पॉटर एक राइटर है, इन्होंने क्या कहा है कि किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी इंडस्ट्री की जो कॉम्पिटिटिवनेस है, क्या है जो कॉम्पिटिटिवनेस मतलब प्रतियोगिता करने की क्षमता, ये मेनली 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो 4 फैक्टर्स के नाम कौन कौन से देखिए। सबसे पहला है स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनकी स्थिति किस तरह की है। दूसरा, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आपके यहाँ पर जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड है वो किस तरह की है, डिमांड कितनी है, उस पर भी डिपेंड करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। तीसरा, लोकेशन ऑफ रिलेटेड एंड सब्सिडरी इंडस्ट्रीज, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उस प्रोडक्ट की जो सब्सिडरी इंडस्ट्री है या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है वो आपके जो लोकेशन है बिजनेस का उससे कितनी दूर है या कहाँ पर है। और तीसरा, कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर कंपटीशन कितना है। ऑल दीज फैक्टर्स आर फेवरेबल देन द कंट्री इज डेवलप्ड इन अ फास्ट पेस। अगर किसी भी कंट्री के अंदर ये सारे के सारे चारों फैक्टर्स फेवरेबल है तो उस कंट्री का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होना शुरू हो जाता है, उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से होना शुरू हो जाता है। अब इंडिया में क्या है, इंडिया के सिनेरियो में हम बात करें, इंडिया में क्या है कि इंडिया में बात क्या है बेटा कि नेचुरल एंड ह्यूमन और प्रोडक्ट्स, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिमांड बहुत है, क्योंकि पूरी दुनिया में सेकंड नंबर की पॉपुलेशन वाली कंट्री है, तो जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा डिमांड। और चूंकि हमारा यहाँ पर जो है डाइवर्सिटी भी है कंट्री के अंदर, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं। लेकिन समस्या क्या है हमारे सामने कि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस की कमी है, एक प्रतियोगिता करने की क्षमता है ना उसकी कमी है। इसी वजह से हमारे यहाँ पर किसी भी इंडस्ट्री का इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है कि वो अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बना सके। हालांकि जो हमारे यहाँ पर लिबरलाइजेशन हुआ, हमारे यहाँ पर जब ग्लोबलाइजेशन हुआ 1991 में, उसके बाद इंडिया में फर्क पड़ा, थोड़ा बहुत हमारी कंट्री में फर्क पड़ा, लेकिन उसका फायदा भी किसको मिला, एक्सटर्नल फैक्टर्स को, बाहरी कंपनियों को। हुआ क्या कि एक तो है इंडियन कंपनी, एक तो कौन सी है इंडियन कंपनी, एक है चाइनीज कंपनी, एक है अमेरिकन कंपनी। चाइनीज कंपनी भी इंडिया में बिजनेस कर रही है, अमेरिकन कंपनी भी इंडिया में बिजनेस कर रही है और इंडियन कंपनी भी इंडिया में बिजनेस कर रही है लिबरलाइजेशन के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद। लेकिन जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें ना, तो चाइनीज कंपनी और अमेरिकन कंपनी दोनों में कॉम्पिटिशन है, इंडियन कंपनी उनसे कॉम्पिटिशन कर ही नहीं पा रही है। तो फायदा किसको मिला उस कॉम्पिटिटिवनेस का, एक्सटर्नल फैक्टर्स को। देखिए, देयर इज एविडेंस ऑफ डिमांड फॉर वेरियस रिसोर्सेज लाइक नेचुरल एंड ह्यूमन एंड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। There is not as much growth of any industry due to lack of competitiveness among related and subsidiary industries so that it can become competitive at the international level. The protection of the development is inhibited, मतलब अगर हम डेवलपमेंट को बचाने की कोशिश करते हैं, उसको संरक्षित करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमेशा नुकसानदायक होता है। Although competition has increased after economic liberalization, but its advantage is to foreign companies only because the competition was developed among external factors instead of internal factors. तो अब जरूरी क्या हो गया, मैनेजमेंट के लिए जरूरी हो गया कि हमारे यहाँ पर लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को इस तरह से कॉम्पिटिटिव बनाए कि वो इन एक्सटर्नल फैक्टर्स से अपने आप को कॉम्पीट कर सके। तो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या हो जाता है, वो ये हो जाता है कि हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को इतना कॉम्पिटिटिव बनाए कि वो इन एक्सटर्नल फैक्टर्स से कंपटीशन कर सके और हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके।
Therefore, it is necessary for the management to make local organizations effective for the development of the country. Clear? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. पॉइंट नंबर 7, सेवेंथ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. देखिए क्या है वो, ध्यान देंगे. कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, विभिन्न रुचि समूहों में समन्वय. बात क्या है, देखो ध्यान देंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं. जैसे हम बात करें उस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज, उस ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स, उस ऑर्गेनाइजेशन के सप्लायर्स, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या इन्वेस्टर्स, और कोई गवर्नमेंट या सोसाइटी. सब क्या है, इंटरेस्ट ग्रुप्स है. इंटरेस्ट ग्रुप्स का मतलब हर वो ग्रुप, हर वो पर्सन, हर वो आदमी जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ न कुछ बेनिफिट लेना चाहता है. देयर आर डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक ओनर, एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी. अब हर ग्रुप की उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई कोई एक्सपेक्टेशन है. जैसे कस्टमर तो क्या चाहता है कि कम से कम प्राइस पर प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए. एम्प्लॉय क्या चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, उसे ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट मिले. सरकार क्या चाहती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले. ऑल दीज ग्रुप्स हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. जस्ट लाइक कस्टमर्स वांट good products at lower price, employee want to be pay more, government wants more taxes, etc. अब इस कंडीशन में मैनेजमेंट का काम क्या है? इस कंडीशन में मैनेजमेंट का काम यह है कि ये जो वेरियस ग्रुप्स है इनके जो भी एक्सपेक्टेशंस है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय स्थापित करे, ताकि हर ग्रुप के जो एक्सपेक्टेशन है उसे ज़्यादा से ज़्यादा योगदान मिल सके, उसे सबका बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन हो सके. इन सच ए सिचुएशन मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स द एक्सपेक्टेशंस ऑफ वेरियस ग्रुप्स सो दैट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईच ग्रुप आर इक्वल टू हिज कंट्रीब्यूशन. क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट. क्लियर है आपका 7th पॉइंट? चलिए अब हम लास्ट इंपॉर्टेंस, 8th इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, जो है स्टेबिलिटी इन द सिस्टम, व्यवस्था में स्थिरता. देखिए मैनेजमेंट क्या करता है, सोशल सिस्टम को स्टेबल बनाने में, मैनेजमेंट क्या करता है कि सोशल सिस्टम को स्टेबल बनाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे करता है? देखिए मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू एस्टेब्लिश द स्टेबिलिटी इन द सोशल सिस्टम. देखिए सोसाइटी में स्टेबिलिटी कब बनी रहती है? जब सोसाइटी में कंटिन्यूस चेंज हो. सोसाइटी के अंदर जब कंटिन्यूस चेंज होंगे तभी सोसाइटी में क्या होगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी. दिस स्टेबिलिटी इज अचीव्ड बाय द कंटिन्यूअस चेंज इन सोसाइटी. अब जब भी क्या होता है, कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है या किसी नए प्रोडक्ट का इन्वेंशन होता है, तो समाज क्या करता है, सोसाइटी क्या करती है, उसे धीरे धीरे अडॉप्ट करती है. और ये जो धीरे धीरे अडॉप्ट करती है ना, यही सोसाइटी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है. ये जो प्रोसेस है धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करने की, यही सोसाइटी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है. When a new technology is developed or new product is invented, the society gradually receives it. In this process, society adopts new methods in place of its old traditional methods, which keeps continuity in society. अब मान लो अगर क्या हो जाए, ये चेंज बहुत तेजी से होने लग जाए ना, तो सोसाइटी में क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे. सोसाइटी में अंदर फ्रेगमेंटेशन होने लगेंगे. If this change takes place
at a fast speed, then in the absence of continuity society starts fragmentation. अब मैनेजमेंट का काम क्या है कि ये जो स्पीड है स्टेबिलिटी की या चेंजेस की, इसको एक मैनेज वे में रखे, इसको कंट्रोल करें ताकि सोसाइटी में फ्रेगमेंटेशन ना हो. तो मैनेजमेंट प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस फ्रेगमेंटेशन. क्लियर? तो ये आपके इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट है. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें. अगला वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा. जो हमारा अगला टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट. थैंक यू.